सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाक्य के विषय में। हम लोग जानते हैं वाक्य को बोलने की जो कला है उसका नाम ही वाच्य है। कई बार हमारे बोलने में कर्ता की प्रधानता स्पष्ट दिखती है तो कई बार कर्म की प्रधानता दिखती है। अंग्रेजी में अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहा जाता है। अब यहाँ अंग्रेजी की बात करें तो दो प्रकार के वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हम संस्कृत की बात करें तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में भी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या हैं, इनको कैसे समझा जाए? तो कर्तृवाच्य यानी ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है वे वाच्य कर्तृवाच्य होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता होती है वे वाक्य कर्मवाच्य होते हैं। और कई बार कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें वो प्रधानता तो कर्म की ही होती है किंतु जो प्रधान है यानी कर्म, उस प्रधान कर्म की अनुपस्थिति होती है। तो जब कर्म अनुपस्थित होते हुए भी प्रधान होता है, ऐसी स्थिति में यहां पर कर्मवाच्य की जगह में भाववाच्य होता है। अब कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, तो इनको समझें कैसे, आगे देखेंगे। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता का मतलब यह है कि जो क्रिया होगी वह कर्ता का अनुसरण करेगी। कर्ता की प्रधानता से तात्पर्य क्रिया कर्ता के अधीन होती है। कर्ताधीना क्रिया स्वतंत्र कर्ता, ऐसा सूत्र है। उसमें कर्ता स्वतंत्र रहता है और जो क्रिया होती है वह कर्ता के अधीन होती है। कर्ता चाहे तो क्रिया को करे और चाहे तो ना करे। अब यहां आगे जैसे देखें, लड़का पढ़ता है, यहां पर लड़का स्वतंत्र है, चाहे तो पढ़े और चाहे तो ना पढ़े। लड़का पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, यहां पर प्रधानता लड़के की है और क्रिया जो है वह कर्ता यानी लड़के का अध्ययन कर रही, लड़के का पीछा कर रही है या लड़के के पीछे जा रही है, अनुसरण कर रही है। तो जब क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है। जब क्रिया कर्म का अनुसरण करती है तो वहां कर्मवाच्य होता है। और जब क्रिया क्योंकि कर्म नहीं है फिर भी कर्म का अनुसरण कर रही है यानी भाव की प्रधानता रखती है, तो ऐसी परिस्थिति में भाववाच्य होता है। अब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का अर्थ तो हम समझ चुके हैं। इनको ठीक तरीके से समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं कि ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या है, इनका प्रयोग कैसे करना है और किस प्रकार से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वाच्य, जैसे हम पहले ही जानते हैं, वाच्य यानी बोलने की कला। तीन प्रकार के वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में इनको किस प्रकार से बदलना है। तो कर्तृवाच्य की बात करें, कर्तृवाच्य में कर्तुः प्रथमा, हम केवल 4 पॉइंट में पूरा समझेंगे। कर्तुः प्रथमा यानी कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है
उसमें कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है, जबकि कर्मवाच्य में अगर बात करें तो कर्मवाच्य कर्तुः तृतीया, यानी कर्मवाच्य में कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य में भी कर्तुः तृतीया, यानी कर्ता की तृतीया विभक्ति भाववाच्य में भी होती है। अब कर्मणि द्वितीया, कर्तृवाच्य में जो दूसरा पॉइंट है, कर्मणि द्वितीया यानी कर्ता की प्रथमा होगी और कर्म की द्वितीया होगी, जबकि कर्मवाच्य में कर्मणि प्रथमा यानी कर्म पद जो होता है उसकी प्रथमा विभक्ति होती है। भाववाच्य में कर्म अनुपस्थित रहता है, यानी भाववाच्य में कर्म नहीं होता। फिर तीसरा पॉइंट, तीसरी बात यह है कि कर्तानुसार क्रिया, यानी जो क्रिया होती है वह कर्ता के अनुसार होती है। तात्पर्य यह कि कर्ता जिस पुरुष, जिस वचन और जिस लिंग का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी वचन और उसी लिंग की होती है। कर्मवाच्य में थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा अलग क्या है? तो कर्मवाच्य में कर्मानुसार क्रिया, अर्थात कर्म जिस पुरुष, जिस वचन और जिस लिंग का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी वचन और उसी लिंग की होगी। भाववाच्य में कर्मानुसार क्रिया लिखा हुआ है, पर पहले ही पॉइंट में कहा है कर्म न भवति, यानी कर्म नहीं होता। अब जब कर्म नहीं होता तो कर्म के अनुसार क्रिया कैसे होगी? तो ऐसी स्थिति में कर्म को नपुंसक लिंग का एक वचन मान करके और फिर उस हिसाब से कर्मानुसार क्रिया लगाया जाता है, तो वह भाववाच्य होता है। इसको हम उदाहरण के अनुसार आगे समझेंगे तो अधिक समझ में आएगा। पुनः प्रायः परस्मै पद प्रयोगः, कर्तृवाच्य में अधिकांशतः परस्मै पद धातुओं का या परस्मै पद शब्दों का प्रयोग होता है, परस्मै पद की क्रियाओं का प्रयोग होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आत्मने पद का प्रयोग नहीं हो सकता। यहाँ पर कह रहा प्रायः, प्रायः यानी अक्सर, अक्सर परस्मै पद का प्रयोग होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा वही होगा। यहाँ पर आत्मने पद का भी प्रयोग हो सकता है। कर्मवाच्यम यानी कर्मवाच्य की बात करें तो सर्वदा आत्मने पद प्रयोगः, अर्थात कर्मवाच्य में हमेशा आत्मने पद का ही प्रयोग होता है, परस्मै पद का प्रयोग कभी नहीं होता। इसी प्रकार से भाववाच्य में भी सर्वदा आत्मने पद प्रयोगः, माने हमेशा आत्मने पद का ही प्रयोग होता है, कभी भी परस्मै पद का प्रयोग नहीं होता। अब शॉर्ट में अगर हम बात करें, इसका उपसंहार करें तो कहेंगे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रथमा विभक्ति, कर्म की द्वितीया विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है और अक्सर परस्मै पद की धातु का प्रयोग होता है। जबकि कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य में कर्ता की तृतीया विभक्ति हो जाती है, कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म के अनुसार क्रिया होती है और हमेशा आत्मने पद का ही प्रयोग होता है। इसी प्रकार से भाववाच्य और कर्मवाच्य में केवल एक ही अंतर है और वह अंतर यह है कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता, जबकि कर्मवाच्य में कर्म होता है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको उदाहरण के अनुसार समझेंगे तो अधिक समझ में आएगा। तो चलते हैं उदाहरण की तरफ। अब कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यहाँ पर तीनों के उदाहरण दिए हुए हैं और अब हम इसको थोड़ा सा और सही तरीके से समझेंगे। कहता है कर्तृवाच्यम,
कर्तृवाच्य में कर्तु प्रथमा यानी बालकः प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। अह औ आह इति प्रथमा हमने पढ़ा था। विद्यालयम यहाँ पर द्वितीया विभक्ति लगी है। और तीतः अंति यानी कि प्रथम पुरुष का एक वचन, क्योंकि बालकः प्रथम पुरुष का एक वचन था और परस्मै पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इसी को हम कर्मवाच्य में करें तो जब भी हमको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है तो हमें दो बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात तो यह कि जहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी उसको हम तृतीया विभक्ति में बदल देंगे। तो प्रथमा विभक्ति को तृतीया विभक्ति में बदला यानी बालकः को तृतीया विभक्ति में किया। अह औ आह इति प्रथमा, अम औ आन इति द्वितीया, एन आभ्याम ऐहि इति तृतीया। बालकः एक वचन था इसलिए वचन में परिवर्तन नहीं करेंगे, तृतीया विभक्ति यानी एन में आएंगे तो हो गया बालकेन। फिर विद्यालयम द्वितीया विभक्ति लगा है तो जहाँ पर द्वितीया विभक्ति है द्वितीया विभक्ति के स्थान पर प्रथमा विभक्ति करेंगे। अम औ आन इति द्वितीया, अह औ आह इति प्रथमा। तो यहाँ पर विद्यालयम द्वितीया लगा था, विद्यालयम का प्रथमा कर दिया विद्यालयः। गच्छति परस्मै पद रूप था, अब हम क्रिया को आत्मने पद में करेंगे और कर्म के अनुसार करेंगे, यानी विद्यालयः कर्म है तो विद्यालय के अनुसार क्रिया होगी। विद्यालय भी प्रथम पुरुष का एक वचन है इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन करेंगे। ते एते अन्ते तो गम्यते गम्यते गम्यन्ते इस प्रकार से रूप बनेगा। बालकेन विद्यालयः गम्यते। इसी में यदि हमको भाववाच्य करना है तो विद्यालयः को हटा दिया जाए तो बालकेन गम्यते यह भाववाच्य में बदल गया। एक छोटा सा उदाहरण और है। शिक्षकः माम पाठयति, ऐसा वाक्य है। अब हमको प्रथम पुरुष माने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। कर्तृवाच्य में शिक्षकः प्रथमा विभक्ति का है, मैंने बताया प्रथमा विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति करेंगे तो शिक्षकः प्रथमा था, शिक्षकेन हो गया तृतीया। माम यानी द्वितीया विभक्ति है तो द्वितीया के स्थान पर प्रथमा करना है इसलिए माम का प्रथमा हुआ अहम। पाठयति परस्मै पद रूप है और शिक्षकः पाठयति, हमें कर्म के अनुसार क्रिया करना है। अभी तक जो कर्ता था शिक्षकः वह प्रथम पुरुष का एक वचन था और कर्म उत्तम पुरुष का एक वचन था इसलिए उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप लगेगा क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया होगी। इसलिए पाठयति के स्थान पर उत्तम पुरुष का एक वचन ते एते अन्ते प्रथम पुरुष, शे एथे द्वे मध्यम पुरुष और ए आवहे आमहे उत्तम पुरुष यानी पाठ्ये। तो बन गया शिक्षकेन अहम पाठ्ये। शिक्षकेन अहम पाठ्ये, मैं शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा हूँ। पुनः इसी प्रकार से माता रोटिकां पचति, माता रोटिकां पचति। माता प्रथमा, रोटिकां द्वितीया, पाचयति यानी प्रथम पुरुष का एक वचन रूप। अब यहाँ पर हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। माता की तृतीया मात्रा, रोटिकां की प्रथमा रोटिका, पाचयति का पाच्यते, मात्रा रोटिका पच्यते। पुनः अहम
ग्रंथं पठामि, मया ग्रंथः पठ्यते, प्राचार्यः त्वां सूचयति। अब यहाँ पर त्वां मध्यम पुरुष का एक वचन है, कर्म है, इसलिए क्रिया जो होगी वह मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया होगी। प्राचार्येण त्वं सूच्यसे, प्राचार्येण त्वं सूच्यसे। इस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन होता है। हम और उदाहरण लेकर के अपने अनुसार परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करेंगे। यदि कहीं पर गलत होता है या कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब हम इस वीडियो के बाद में आगे बढ़ते हुए और प्रत्यय की तरफ चलेंगे, उसके बाद संधि और समास की ओर आगे बढ़ेंगे। तो वदतु संस्कृतम जयतु भारतम देखते रहिए और संस्कृत सीखते रहिए।